उसकी जिंदगी में कितने ही वादे करते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि रोजमर्रा की बातचीत में किया गया एक मामूली वादा कानूनी तौर पर एक मजबूत और बाध्यकारी सौदे में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी सफर को समझेंगे और जानेंगे भारतीय व्यापार कानून की वो बुनियाद जो भरोसे को एक ठोस शक्ल देती है। तो फिर सवाल यही उठता है, वो क्या चीज है, वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक मामूली हाँ एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है? एक आम सहमति को ऐसे सौदे में क्या बदल देता है जिसे अदालत में भी लागू करवाया जा सकता है? चलिए इस कानूनी केमिस्ट्री को समझते हैं। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम एक समझौते से शुरू करेंगे, फिर अनुबंध की कानूनी शक्ति को जानेंगे, वैधता के नियमों को देखेंगे, ये समझेंगे कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, और आखिर में देखेंगे कि असल कारोबार में यह सब कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हर बड़े से बड़ा कारोबारी सौदा, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसकी जड़ में एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, एक समझौता। यही वो जमीन है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अब सवाल ये है कि यह समझौता बनता कैसे है? सोचिए, बहुत ही सिंपल है। एक इंसान कहता है, भाई मैं अपनी ये कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। ये हुआ एक प्रस्ताव यानी ऑफर। और दूसरा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी कार 2 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। ये हो गई स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। और बस जैसे ही ये दोनों मिले, बन गया एक समझौता। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि हर समझौता एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगला जो कदम है वही एक आम सहमति में कानून की ताकत डालता है और उसे एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। तो ये रहा वो फॉर्मूला जो सब कुछ बदल देता है। जब एक समझौते में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी यानी कानून द्वारा लागू किए जाने की शक्ति जुड़ जाती है, तब जाकर वो बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी मुकर गई तो दूसरा पक्ष मदद के लिए कोर्ट जा सकता है। बस यही है वो मैजिक इंग्रेडिएंट। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए किसी दोस्त ने डिनर पर बुलाया और वो नहीं आया, तो क्या उस पर केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो एक सोशल प्रॉमिस है। लेकिन कार खरीदने का अग्रीमेंट करके अगर खरीदार पैसे न दे, तो हाँ, तब उसे कोर्ट में जरूर घसीटा जा सकता है। यही फर्क है एक सामाजिक वादे और एक कानूनी दायित्व में। तो सवाल यह है कि वो कौन सी शर्तें हैं जो एक समझौते को कानूनी रूप से वैध बनाती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने इसके लिए कुछ पक्के नियम बनाए हैं। इन्हें हम खेल के नियम समझ सकते हैं और इन्हें मानना जरूरी है। तो ये रहे वो जरूरी तत्व। कुछ तो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे कि कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए, एक साफ प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति हो। लेकिन कुछ चीजें और भी गहरी हैं, जैसे दोनों पार्टियों का इरादा एक कानूनी रिश्ता बनाने का होना चाहिए, और हाँ, हर पार्टी की अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब ये सब चीजें एक साथ आती हैं, तब जाकर एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये पक्षों की क्षमता वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, कानून ये पक्का करना चाहता है कि जो भी सौदा कर रहा है वो अपने फैसले के अच्छे बुरे को समझने की हालत में हो। इसीलिए तो किसी नाबालिग या मान लीजिए मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के साथ किया गया एग्रीमेंट मान्य नहीं होता। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और फिर आती है स्वतंत्र सहमति। इसे तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की आत्मा कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हाँ, दिल से होनी चाहिए, किसी बंदूक की नोक पर या धोखे से नहीं। अगर किसी से जबरदस्ती या झूठ बोलकर साइन करवाए गए हैं, तो कानून की नजर में वो सहमति है ही नहीं। सिंपल। लेकिन क्या होता है जब कोई अग्रीमेंट इन नियमों पर खरा नहीं उतरता? यहीं पर कहानी में थोड़ी उलझन आती है। चलिए अब उन सिचुएशंस को देखते हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई ना कोई बुनियादी कमी रह जाती है। कानून में 3 मुख्य तरह की गड़बड़ियां हो सकती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जो शुरू से ही मला हुआ है, कानून की नजर में उसका कोई वजूद ही नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ट्रिकी है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जिसके साथ धोखा हुआ है, उसके पास एक चॉइस होती है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे या उसे जारी रखे। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, खैर ये तो वो है जिसे करने की कानून सीधे सीधे मना ही करता है। कानून की एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस फर्क को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, ड्रग्स बेचने का अग्रीमेंट वो इलीगल भी है और वॉइड भी। लेकिन किसी नाबालिग के साथ किया गया अग्रीमेंट वो वॉइड तो है, पर जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है। चलिए
अब थ्योरी से निकलकर असली दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत असल बिजनेस में कैसे काम करते हैं। आखिर ये कानून सिर्फ किताबों के लिए थोड़े हैं, ये तो रोज के कारोबार की धड़कन है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ को एक तरह से एक बेस समझिए, एक फाउंडेशन। इसी मजबूत नींव पर दूसरे कई खास कानून खड़े हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट। ये एक्ट्स खास तरह के कारोबारी सिचुएशंस के लिए नियम बनाते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेल और अग्रीमेंट टू सेल में एक बहुत बड़ा फर्क करता है। जब सेल होती है तो सामान का मालिकाना हक तुरंत खरीदार को मिल जाता है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में यह हक भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर मिलता है। अब यह फर्क बहुत जरूरी हो जाता है जब यह सवाल उठता है कि भाई अगर सामान को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और यही सिद्धांत पार्टनरशिप में भी बड़े दिलचस्प तरीके से दिखता है। एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अगर बिजनेस पर कोई कर्जा है तो पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पर लग सकती है, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, जैसा कि नाम में ही है, हर पार्टनर की जिम्मेदारी सिर्फ उसके हिस्से तक ही लिमिटेड रहती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो एक छोटे से प्रस्ताव से लेकर एक कॉम्प्लेक्स एलएलपी तक हमने देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सिद्धांत हर कदम पर साथ चलता है। ये वो अदृश्य धागा है जो बिजनेस की दुनिया को एक साथ बांधता है, भरोसे को एक कानूनी जमीन देता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सौदे एक क्लिक पर होते हैं, क्या वादे के इस सदियों पुराने आइडिया को भी बदलने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बिजनेस लॉ की दिशा तय करेगा। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।